स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान और इसका अध्याय नंबर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में। देखिए, पहला लेसन जो है, पहला अध्याय जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। रीडिंग भी हो चुकी है, उसकी राइटिंग लिखाई भी हो चुकी है और इसको जो है आपको याद भी कराया जा चुका है पहले लेसन को। तो आज हम शुरू करेंगे अध्याय नंबर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। देखिए, इस लेसन का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है समाज परिवर्तन का युग, द एज ऑफ सोशल चेंज। देखिए, पिछला जो हमने लेसन पढ़ा था, हमने उसमें अध्ययन किया था कि किस प्रकार जो है फ्रांस की क्रांति के बाद पूरे यूरोप में स्वतंत्रता, समानता के शक्तिशाली विचार फैलने लगे थे। फ्रांस से पूरे यूरोप में सीख मिली कि समानता होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के साथ और शक्ति का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावना का सूत्रपात हुआ। जैसे कि हमने पढ़ा है कि 18वीं सदी से पूर्व फ्रांसीसी समाज विभिन्न श्रेणियों में बटा हुआ था। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर कुलीन वर्ग एवं चर्च का अधिकार था, लेकिन क्रांति के बाद इसमें बदलाव दिखाई देने लगे। इस क्रांति के फलस्वरूप यूरोप से लेकर एशिया के कई देशों में व्यक्तिगत अधिकारों के फलस्वरूप और सत्ता के नियंत्रण के संबंध में प्रश्न उठने लगे थे। भारत में भी राजा राम मोहन राय तथा डेरोजियो द्वारा फ्रांसीसी क्रांति को उल्लेखित किया गया था। देखिए, अगर हम बात करते हैं अपने भारत की, तो भारत के राजा राम मोहन राय भी वहाँ की क्रांति से प्रभावित हुए। यूरोप में आमूल समाज परिवर्तन इतना सरल नहीं था, क्योंकि वहाँ के सभी लोग इसके पक्ष में नहीं थे। कई लोग बदलाव चाहते थे, तो कई लोगों का मानना था कि बदलाव धीरे धीरे हो। और दूसरा जो समूह था, ग्रुप था, वो समाज में आमूल परिवर्तन ज़रूरी है। कुछ रूढ़िवादी तो कुछ उदारवादी या आमूल परिवर्तनवादी थे। इस काल में इन शब्दों का क्या मतलब था, राजनीति की इन धाराओं में क्या अंतर था और क्या बातें थी जो एक समान थी, वहाँ में ध्यान रखना है कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक काल में भिन्न होते हैं। परंतु 19वीं सदी के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन के बारे में जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि किस प्रकार जो है वहाँ पर परिवर्तन संभव हुआ। उसके पश्चात ऐसी घटनाओं पर नज़र डालेंगे जिससे समाज में आमूल परिवर्तनवादी पुनर्गठन की कठिन प्रयास किया गया। रूसी क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं शताब्दी का स्वरूप तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण एक शक्तिशाली विचारकों की श्रृंखला का अभिन्न अंग बन गया। देखिए, यूरोप में जो समूह थे, जो गुट बने हुए थे, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, इन तीनों ही समूह का क्या क्या तात्पर्य थे, वे उसके बारे में हम आपको इस टॉपिक में बताएंगे। सामाजिक परिवर्तनों के समर्थक में कुछ प्रमुख समूह उदारवादियों का था। उदारवादी जो समूह था, वे ऐसे राष्ट्र का निर्माण चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को, सभी व्यक्तियों को सम्मान और समान आदर प्राप्त हो, क्योंकि 18वीं शताब्दी में संपूर्ण यूरोप में किसी एक पृथक धर्म को ज़्यादा महत्ता दी जाती थी। जैसे ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी तथा ऑस्ट्रेलिया की सरकार स्पेन कैथोलिक
ऑस्ट्रेलिया की सरकार और स्पेन की सरकार कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह का भी विरोध करते थे, जो वंशों पर आधारित समूह सत्ता को नियंत्रित रूप में नहीं चलाते थे। उदारवादी लोग सरकार के सामने व्यक्तिगत अधिकारों की मांग रखते थे। उनका मत था कि सरकार को निरंकुश और अधिकारों का हनन करने वाला नहीं होना चाहिए। उदारवादियों का यह मत था कि सरकार को जो है निरंकुश और अधिकारों का हनन करने वाला नहीं होना चाहिए। सरकार को प्रत्येक धर्म के साथ, प्रत्येक समूह के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उनका मत था कि सरकार और निरंकुश के अधिकारियों का हनन नहीं होना चाहिए। वे ऐसी सरकार की नियुक्ति चाहते थे जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो तथा जो न्यायपालिका द्वारा निर्मित कानूनों का पालन करे। यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। इसके साथ ही ये लोग सार्वभौमिक मताधिकार के भी विरोधी थे। उनका मानना था कि मत देने का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही होना चाहिए। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग देश के आबादी के बहुमत पर आधारित सरकार को लाना चाहते थे। देखिए, जो रेडिकल समूह था वह चाहता था कि देश के अंदर जिस आबादी का, जिस धर्म का बहुमत हो, जो धर्म ज़्यादा हो, उसी की सरकार होनी चाहिए। वे जो रेडिकल समूह था वे महिलाओं को मत देने के पक्ष में थे। रेडिकल समूह के लोग उदारवादी समूह के खिलाफ थे। संपत्तिधारियों के विशेषाधिकार के सख्त विरोधी थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, किंतु वे कुछ विशेष लोगों के पक्षपात संपत्ति का संकेंद्रण के विपक्ष में जरूर थे। रूढ़िवादी समूह इन दोनों समूह से भी अलग था। देखिए, हम बात करते हैं रूढ़िवादी समूह की। उससे पहले हम कर चुके हैं रेडिकल और उदारवाद के बारे में। अब जो तीसरा समूह था वो रूढ़िवादी था, और वे जो है, जो हमने दो समूह के बारे में पढ़ा है, उनसे जो है बिल्कुल भिन्न था, अलग था। वे फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे। वे 18वीं शताब्दी में जो परिवर्तन का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते वे समझ गए थे कि समाज में कुछ परिवर्तनों का होना ज़रूरी है। फ्रांस की क्रांति के बाद रूस में इन तीनों समूहों के विचारकों में काफ़ी टकराव हुए। देखिए, रूसी क्रांति के बाद जो है ये जो तीनों समूह जो थे, उदारवाद, रेडिकल और रूढ़िवादी, इन तीनों समूह के बाद अंदर जो है बहुत से टकराव हुए।